पर यूएफसी चैंपियन हबीब नुरमागोमेडोव यूएफसी से काफ़ी ज़्यादा अपसेट है कि यूएफसी ने यहाँ पर दागिस्तानी फाइटर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू नहीं करा है। यूएफसी ट्रैश टॉकिंग को ज़्यादा फेवर करी है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर हबीब नुरमागोमेडोव काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसके कारण एमएमए कम्युनिटी के अंदर दो बहुत डिफरेंट ओपिनियंस यहाँ पे निकल के आए हैं। एंटरटेनमेंट और स्किल के बीच का डिफरेंस जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इस्लाम माचव ने रिवील करा है कि शायद यूएफसी ने उनको जनवरी में माइकल मोरालेस के अगेंस्ट फाइट ऑफर करी थी। माइकल मोरालेस ने भी इस चीज को यहाँ पर कंफर्म करा है कि उनको एक फाइट ऑफर करी गई थी इस्लाम के अगेंस्ट जनवरी के अंदर। तो उस फाइट की भी डिटेल्स आप सबको बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ दिनों पहले यहाँ पर अरमान सारूकियन वर्सेस शाराबुद्दीन मागोमेडोव की एक ग्रैपलिंग फाइट हुई थी, एक सबमिशन ग्रैपलिंग इवेंट हुआ था जिसके अंदर उनकी फाइट हुई थी। और इस फाइट के अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें इस इवेंट के अंदर बोली गई, काफी सारी ट्रैश टॉकिंग इन्वॉल्व थी, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले भाइयों आप सबको एक बहुत बड़ा हैप्पी न्यू ईयर। अब भाइयों मैंने लास्ट 2 दिन से यहाँ पर कोई लॉन्ग वीडियो नहीं पोस्ट करा था, उसके मेजर 2 रीजन है। पहला तो आप जैसे कि देख सकते हो कि मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने सारे वीडियोस यहाँ पर पहले से ही स्केड्यूल कर दिए थे। दूसरा रीजन भाइयों क्योंकि न्यू ईयर था, यहाँ पे 31 था, तो मैंने भी सोचा कि एक छोटा सा ब्रेक तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। तो मैं 1-2 दिन के ब्रेक पे चला गया था और साथ ही साथ ट्रैवलिंग भी चल रही थी। बट अभी के टाइम पे मैं वापस आ चुका हूँ, फ्रेश वीडियोज यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएंगी डेली बेसिस पे। साथ ही साथ जो ये टॉपिक्स थे पिछले 2-3 दिन से जो चल रहे थे उसके बारे में भी आप सबको अपडेट कर दूंगा सारी चीजें इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस्लाम माचव वर्सेस माइकल मोरालेस की फाइट के बारे में। अब मैंने आप सबको पहले की वीडियोस में भी बताया था कि सबसे ज्यादा किसी के चांसेस इस टाइम पे है, तो ऐसा लग रहा था कि माइकल मोरालेस को टाइटल शॉट मिल सकता है। आउट ऑफ सारे कंटेंडर्स यहाँ पर यूएफसी प्रेफर कर सकती है माइकल मोरालेस को। अब माइकल मोरालेस और इस्लाम माचव दोनों ने भी कंफर्म करा इस चीज को अपने स्टेटमेंट्स में। इस्लाम का यहाँ पर एक न्यूज निकल के आई थी कुछ टाइम पहले कि यूएफसी यहाँ पर चाह रही है कि जनवरी के अंदर इस्लाम उस फाइट को ले वापस से फाइट करे, क्योंकि इस्लाम ने खुद भी बोला था कि वो बहुत एक्टिव रहने वाले हैं। तो इस्लाम ने अपने इंटरव्यू में ये बोला कि जनवरी के अंदर उनको एक फाइट ऑफर करी गई थी यूएफसी की तरफ से। अब यूएफसी ने कोई यहाँ पर नाम रिवील नहीं करा था उनको, बट मोस्ट प्रोबेबली माइकल मोरालेस था। और माइकल मोरालेस ने भी अपने रेस्पेक्टिव इंटरव्यू के अंदर यही चीज बोली कि उनको भी एक हाई प्रोफाइल फाइट ऑफर करी गई थी जनवरी के अंदर। बट ये फाइट इस टाइम पर फिक्स नहीं हो पाई, क्योंकि हम सबको पता है हबीब ने भी यहाँ पर इस्लाम को फाइट करने नहीं दिया, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी फाइट हो जाती। अभी जस्ट नवंबर में फाइट करी थी, फिर वापस से जनवरी के अंदर फाइट करना। इस्लाम ने बोला कि उनको इमीडिएटली ट्रेनिंग कैंप में जाना पड़ता अगर उनको ये फाइट लेनी थी। तो ये फाइट यहाँ पर फिजिबल नहीं हो पाई जनवरी के अंदर। और कहीं ना कहीं भाइयों हम सबने देखा कि जैसा हाल यहाँ पे मिराब डॉलिशविली का हुआ, ज्यादा फ्रिक्वेंटली फाइट करना भी आपके लिए डिटरमेंटल होता है। तो वो चीज एक तरीके से स्मार्ट डिसीजन नहीं लिया यहाँ पर इस्लाम माचव ने। बट भाइयों इस पूरे सिनेरियो का आउटकम क्या निकल के आता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटी यही है कि इस्लाम का जो नेक्स्ट अपोनेंट होने वाला है वो माइकल मोरालेस ही होने वाला है। और ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक कंटेंडर है। नो इस्लाम माचव की रेसलिंग स्किल्स, ग्राउंड गेम इम्पेकेबल है, बहुत अच्छी रेसलिंग है उनके पास। लेकिन जो माइकल मोरालेस जो एडवांटेजेस लेके आता है फिजिकलिटी में, उसकी हाइट, उसकी लेंथ, उसकी रीच, लूपिंग शॉट्स भी यहाँ पर माइकल मोरालेस के आउट ऑफ रेंज खड़े होने पे भी कनेक्ट हो जाते हैं। और उसने अपनी लास्ट फाइट में शॉन ब्रेडी जैसे रेसलर को हराया। और शॉन ब्रेडी वही फाइटर है जिसके बारे में, जिसकी रेसलिंग की तारीफ यहाँ पर हबीब ने खुद भी करी थी। तो आप समझ सकते हो कि शॉन ब्रेडी को हरा के फर्स्ट राउंड में उस तरीके से हराने के कारण माइकल मोरालेस के पास इस समय बहुत ज्यादा हाइप है। इसीलिए शायद यहाँ पर यूएफसी ने इस्लाम माचव को यहाँ पर ये फाइट ऑफर करी थी यहाँ पर जनवरी के अंदर। भाई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये निकल के आता है कि जनवरी में ये फाइट तो नहीं हुई, तो क्या ये फाइट दोबारा से हो सकती है? तो यस, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये फाइट दोबारा से हो सकती है। इस्लाम ने अपने इंटरव्यू के अंदर बोला कि वो रमजान जैसे ही खत्म होगा उसके 1-2 महीने बाद वो अवेलेबल होंगे यहाँ पर वापस से अपनी बेल्ट को डिफेंड करने के लिए, जो कि यहाँ पर उनकी टाइमलाइन बनाता है 2026, जो कि अब आ चुका है। उसके अंदर वो अप्रैल, मई या जून के अंदर फाइट करने के लिए रेडी है। अगर व्हाइट हाउस कार्ड में भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें भी फाइट करने के लिए रेडी है। और मोस्ट प्रोबेबली माइकल मोरालेस को भी टाइटल शॉट मिल सकता है। बाकी भाइयों आप सबका क्या सोचना है इस बारे में, आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बात करते हैं यहाँ पर हबीब नुरमागोमेडोव की। तो कुछ दिनों पहले हबीब नुरमागोमेडोव ने एक स्टेटमेंट दिया और उनका ऐसा कहना है कि वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है जो ये यूएस के प्रमोशंस है और मोस्टली जो एमएमए के प्रमोशंस है, एमएमए की बेसिकली कंपनीज, ये यूएफसी, बेलेटर, पीएफएल, ये मोस्टली यूएस से ऑपरेट करती है। और उनका ऐसा कहना है ये जो यूएस के जो प्रमोशंस है, जो कंपनीज है, ये दागिस्तानी फाइटर्स और कॉकेस रीजन के जो फाइटर्स है इनसे खुश नहीं है, इनके अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रही है और वो पॉलिटिक्स के कारण इन सारे फाइटर्स का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रही है। और उनका बेसिकली ऐसा कहना है कि ये जो यूएस वाली कंपनीज है ये कहीं ना कहीं थक चुकी है कि जो रशियन फाइटर्स आ रहे हैं, दागिस्तानी फाइटर्स आ रहे हैं, ये यूएफसी और बेलेटर वगैरह में जा रहे हैं, इनके डोमिनेट कर रहे हैं। नूरमागोमेडोव, मागोमेडोव सरनेम्स के जो फाइटर्स हैं वो सारे बाकी सारे फाइटर्स को हरा दे रहे हैं, चैंपियनशिप्स जीत जा रहे हैं और इनको कोई भी यहाँ पर टक्कर नहीं दे पा रहा। इसलिए अब प्रमोशंस अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और इन फाइटर्स को कॉन्ट्रैक्ट ही रिन्यू नहीं कर रहे। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर हबीब का इस टाइम पे ये बोलने का है क्योंकि रीनत फकरीनदोव जो कि यूएफसी में अनडिफीटेड दागिस्तानी फाइटर
फाइटर थे, उनका रिसेंटली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ही नहीं करा। इवन दो वो यूएफसी के अंदर हारे नहीं, एक भी उन्होंने फाइट नहीं हारी, बट स्टिल उनको यूएफसी ने वापस से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करके नहीं दिया। और बहुत बार आपने देखते हो कि काफ़ी सारे फाइटर्स बैक टू बैक लॉसेज लेते हैं, स्टिल उनको यहाँ पर काफ़ी सारे रिन्यूअल्स मिलते हैं। बट रीनत फखरीनंदोव ने एक फाइट भी नहीं हारी, इस दागिस्तानी फाइटर ने एक भी फाइट नहीं हारी, बट इसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ। भाई यहाँ पर हबीब नुरमागोमेडोव का ऐसा कहना है कि पॉलिटिक्स हो रही है और लोग यहाँ पर ट्रैश टॉकिंग को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। यूएफसी और बाकी सारे प्रमोशंस कंपनीज हैं, वो ट्रैश टॉकिंग में ज़्यादा बिलीव करती है, और क्योंकि ये दागिस्तानी फाइटर्स के पास हंगर है, इनके पास स्किल है और ये ट्रैश टॉकिंग में विश्वास नहीं रखते, तो इनको यहाँ पर अब चांस ही नहीं दिया जा रहा, और ये कहीं ना कहीं अनफेयर है। तो देखिए, इस बारे में मैं आप सबको अपना ओपिनियन बताता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, एट अ स्टैंड पॉइंट स्पोर्ट्समैन पर्सपेक्टिव आप देखोगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अनफेयर है, क्योंकि एक एमएमए फाइटर का बेसिकली काम क्या है? उसका काम है फाइट करना, और वो जितनी अच्छी फाइट करेगा उस हिसाब से उसको जज करना चाहिए। बट भाइयों, हम सबको पता है कि हम एक फेयर वर्ल्ड में नहीं रहते, ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा क्रिकेट है और इसमें अलग अलग चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। एक फेयर सिनेरियो में तो डेफिनेटली जिसके पास सबसे ज़्यादा स्किल होनी चाहिए उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होना चाहिए। हम देखते हैं कि आज के टाइम पे जेक पॉल जैसे बॉक्सर्स, यूट्यूबर्स $100 मिलियन तक कमा लेते हैं एक फाइट से, बट बहुत सारे प्रोफेशनल बॉक्सर्स, हाईली स्किल्ड बॉक्सर्स यहाँ पर ब्रोक रहते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम सबको समझना पड़ेगा कि लाइफ पूरी तरीके से फेयर नहीं रहती है। और अगर आप सब इसको एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से समझोगे, मैंने आप सबको अपने चैनल पे बहुत बार ये चीज़ बता रखी है कि यूएफसी एक एंटरटेनमेंट कंपनी है, यूएफसी कोई स्पोर्ट्स फेडरेशन नहीं है, यूएफसी को यहाँ पर फाइटर्स को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करने नहीं लग रही है। यूएफसी एट द एंड ऑफ द डे एक फाइटिंग कंपनी नहीं है, यूएफसी एट द एंड ऑफ द डे एक एंटरटेनमेंट कंपनी है। और जो भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट ला के देगा, स्किल होनी चाहिए, स्किल भी होगी चलेगा, स्किल का फैक्टर धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ा कम हो गया है रिसेंट टाइम्स में, बट आपके पास एंटरटेनमेंट एंगल होगा जिससे यूएफसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अपने हिसाब से अपने आप को मार्केट कर सकते हो, अपनी पॉपुलैरिटी जनरेट कर सकते हो, उससे आप सबको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, फिर आपको श्योर शॉर्ट सक्सेस मिलेगी यूएफसी के अंदर। भाई बहुत सारे लोग यहाँ पर इसके बारे में ये बोलेंगे कि ये तो अनफेयर है, फाइटर का काम तो फाइटिंग करना है, बट मैंने जैसा कि आप सबको बताया कि यूएफसी एक कंपनी और बिजनेस हमेशा प्रॉफिट्स के ऊपर ही चलता है भाइयों। अब आप देख सकते हो कि जितने भी लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यूएफसी यहाँ पर ऐसा क्यों कर रही है, एंटरटेनिंग फाइटर और ट्रैश टॉकिंग वाले फाइटर्स को ही क्यों सपोर्ट कर रही है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी स्टार्ट किए हैं। हमने देखा रिसेंट टाइम्स में पीएफएल स्टार्ट हुआ, और तो और भाइयों आप देख सकते हो कि हबीब नुरमागोमेडोव ने खुद का भी एक एमएमए ऑर्गेनाइजेशन ईगल एफसी स्टार्ट किया था, बट वो उतना अच्छा नहीं चला। पीएफएल के भी आजकल के टाइम पे हमने हालत देखे हैं कि वो इतना अच्छा नहीं है। जो फाइटर्स के बारे में बहुत ज़्यादा एडवोकेट करते थे, उनके भी हालत आज के टाइम पे नहीं है। जैसे ही इन्वेस्टर का पैसा खत्म होगा, पीएफएल को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। इसीलिए यहाँ पर यूएफसी हमेशा से अनअपोलोजेटिक रही है, वो उन्हीं फाइटर्स को कहीं ना कहीं बैक करती है जो एंटरटेनमेंट ला के देती है, और इसी के कारण हमने देखा है कि यूएफसी अभी तक सर्वाइव कर पाई है, और आगे आने वाले टाइम में भी वो इसी तरीके से फोर्स करने वाली है। नया वाला जो पैरामाउंट डील उनका साइन हुआ है, $7 बिलियन मिले, तो डेफिनेटली एंटरटेनमेंट एंगल को और ज़्यादा पुश करने वाले हैं। वो उन फाइटर्स को कट कर देंगे जो कि उनको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जिनका फाइटिंग स्टाइल उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्श ट्रुथ है आज के टाइम पे। इसीलिए भाइयों, आज के टाइम पे यूएफसी वगैरह में सक्सेस लेने के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो होती है कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होनी चाहिए। इवन दागिस्तानी फाइटर्स, अब्दुल मनाब नुरमागोमेडोव एमएमए स्कूल है दागिस्तान के अंदर, उसमें फाइटर्स की एमएमए ट्रेनिंग के साथ साथ इंग्लिश की भी ट्रेनिंग कराई जाती है, इसकी क्लासेस भी लगती है उन फाइटर्स की, ताकि जब वो एमएमए ऑर्गेनाइजेशंस में जाए तो इंग्लिश में बात कर पाए और ग्लोबल ऑडियंस तक रीच कर पाए, और उनकी यहाँ पर मार्केटिंग सही तरीके से हो। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं दागिस्तानी ऑडियंस और जो दागिस्तानी फाइटर्स ये समझती है, और उसके लिए यहाँ पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती है भाइयों, ये सब चल रहा है अपनी एमएमए कम्युनिटी के अंदर। कि भाइयों, आप सबका क्या सोचना है इस बारे में? क्या यूएफसी को सच में यहाँ पे फाइटर्स को कट करना चाहिए, या कुछ फाइटर्स के लिए एक्सेप्शंस भी किए जा सकते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं लास्ट वीक हुए एक बहुत बड़े हाई प्रोफाइल ग्रैपलिंग मैच का, जिसमें शारबुद्दीन मागोमेडोव जो कि मिडिल वेट डिवीजन के फाइटर है, उनकी यहाँ पर एक ग्रैपलिंग फाइट, सबमिशन ग्रैपलिंग फाइट कराई गई थी अरमान सारूकियन के अगेंस्ट। अब आप सबको मैंने बहुत बार अपडेट करा था, इस इवेंट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने नहीं बनाया था, बट मैंने सब जगह अपडेट करा था। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि एक फाइट होने वाली है, बट आप सबको मैं फिर से बता दूं, दोनों फाइटर्स अरमान सारूकियन और शारबुद्दीन मागोमेडोव ये दोनों यूएफसी से साइंड है। तो अगर कभी इनकी फाइट होती है, जो कि नहीं होगी, जो कि एक एमएमए फाइट कभी नहीं होगी इन दोनों के बीच में, लेकिन अगर कभी एक फाइट होती है तो वो हमेशा यूएफसी में होगी, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाके फाइट नहीं कर सकते। अब आपसे बोलोगे कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाके इन्होंने ग्रैपलिंग मैच कैसे कर दिया, तो यूएफसी का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जब तक आप यूएफसी के अंदर साइंड रहते हो तो आप यूएफसी के अंदर ही एमएमए फाइट कर सकते हो। अब आपको ग्रैपलिंग फाइट करनी है, रेसलिंग फाइट करनी है, तो थैंकफुली यूएफसी ये चीज़ अलाउ करती है कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको एक ग्रैपलिंग फाइट और एक रेसलिंग फाइट के लिए ऑफर कर दिए तो आप उनमें जाके रेसलिंग ग्रैपलिंग कर सकते हो, बट एक मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइट आप सिर्फ यूएफसी के बैनर के अंदर ही कर सकते हो, ये यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट में है। बट भाई पर्सनली एक थॉट मेरे दिमाग में जरूर आया कि ये अरमान
सारुकिन और शारबुद्दीन वाली जो ग्रैपलिंग फाइट थी, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। यूएफसी एज़ अ कंपनी को कहीं न कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत तो ज़रूर हुई होगी कि इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी उनके स्टार्स जो कि उन्होंने बिल्ड करे हैं, क्योंकि अरमान सारुकिन, शारबुद्दीन को लोग यूएफसी से ही जानते हैं। उसके कारण एक दूसरी कंपनी ने इनको फाइट करा के इतनी हाइप जनरेट कर ली। तो इन फ्यूचर ये रूल भी चेंज हो सकता है, यूएफसी शायद इसको भी डिसअलाउ कर सकती है। बाकी अभी इस फाइट के बारे में बात करें, इन दोनों की ग्रैपलिंग फाइट हुई, जो कि अल्टीमेटली यहाँ पर एक ड्रॉ निकल के आई। इन दोनों में से कोई भी नहीं जीता, इनकी ग्रैपलिंग फाइट ड्रॉ हो चुकी थी। अब इन दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली थी, ट्रैश टॉकिंग भी हुई थी, थोड़ी हीटेड ट्रैश टॉकिंग भी हुई थी। अरमान सारुकिन ने ऐसा बोला था शारबुद्दीन डर गया है, वो यहाँ पर फाइट करने ही नहीं आया, फ्लाइट ही बोर्ड नहीं करी, क्योंकि शारबुद्दीन को थोड़ा लेट हो गया था यहाँ पर वेन्यू पे पहुँचने के लिए। शारबुद्दीन का ऐसा कहना है कि अरमान सारुकिन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड किड है, और वो जिस तरीके का फाइटर है, जैसी उसकी अपब्रिंगिंग है, शारबुद्दीन की अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा टफ कंडीशंस में हुई थी। ये सारी ट्रैश टॉकिंग चल रही थी इनके बीच में। अब फाइट ऑब्वियसली यहाँ पे ड्रॉ थी, थोड़ा एंटी क्लाइमैटिक था। फाइट के अंदर की चीज़ें की बात बताऊँ तो इवन दो अरमान सारुकिन एक लाइट वेट डिवीजन का फाइटर था, उसने मिडिल वेट डिवीजन के फाइटर शारबुद्दीन को 2 बार स्लैम करा, 2 बार उसने यहाँ पर मैट्स के ऊपर स्लैम कर दिया शारबुद्दीन को। और अरमान सारुकिन का ऐसा कहना है कि अगर ये एडीसीसी के रूल्स के अंदर ये फाइट होती है, और एडीसीसी के रूल्स यहाँ पर ये कहते हैं कि एक विनर डेफिनेटली निकल के आएगा, जजेस को एक विनर यहाँ पर देना है, और उस एडीसीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग अरमान सारुकिन को लगता है कि उन्होंने ये फाइट जीती थी। अब जो भी हो, जो भी फाइट जीता हो ना जीता हो, एक चीज़ तो यहाँ पर दोनों की यहाँ पर कहनी पड़ेगी कि दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने फाइट को देखा। अरमान सारुकिन की तारीफ करनी पड़ेगी, एक लोअर वेट डिवीजन का फाइटर होकर भी उसने शारबुद्दीन को मैन हैंडल कर दिया। और शारबुद्दीन मागोमेडोव तो अपने आप में ही समझ सकते हो कि एक आंख का फाइटर है, उसके बाद सिर्फ एक वर्किंग आई है, और उससे वो ये सारी चीज़ें कर पा रहा है। वो तो अपने आप में ही सोचने में भी ये चीज़ें समझ नहीं आती कि वो कैसे कर लेता है, और इतने हाई लेवल पे फाइट कैसे कर लेता है। तो दोनों के लिए रिस्पेक्ट है। बाकी कुछ भी अपडेट निकल के आता है इनके रीमैच के बारे में, एडीसीसी के अंदर रूल्स के अंदर यहाँ पर रीमैच होता है, तो उसके बारे में कुछ अपडेट आती है तो आप सबको बता दूंगा। वंस अगेन भाइयों, मेरी तरफ से आप सबको एक बहुत बड़ा हैप्पी न्यू ईयर। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।